Hello students, this is class 12th political science and we are going to study chapter number 2, the end of bipolarity. So today we are going to discuss second topic, Gorbachev and the disintegration. So let's start the topic. Mikhail Gorbachev became the General Secretary of the Soviet Union in 1985. डिसाइडेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो 1985 में सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने। तब उन्होंने सोचा कि हमें इस सोसाइटी में थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स लाने चाहिए, मतलब सुधार लाने चाहिए। तो क्यों लाने चाहिए? क्योंकि जो यूएसएसआर था वो लोगों की एस्पिरेशंस, मतलब इच्छाओं को प्राप्त करने में फेल हो चुका था। दूसरा, क्योंकि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे लोगों के प्रति, तो लोग अपने आप को बंधित समझते थे। उनको कुछ करने का या फिर अपनी विचारधारा प्रकट करने का या जो राइट्स डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं थे। तो इसीलिए गोर्बाचेव मिखाइल जो थे उसमें थोड़ा बहुत रिफॉर्म लाना चाहते थे, सुधार लाना चाहते थे। और दूसरा, जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी वो काफी कमजोर हो गई थी। कमजोर का मतलब एक तो कमजोर थी क्योंकि अब वो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में पीछे जा रही थी जब से वो अफगानिस्तान के साथ उसका युद्ध हुआ था। और दूसरा, जितना भी पैसा आ रहा था सोवियत इकोनॉमी का वो ज्यादातर कहाँ यूज हो रहा था? The Soviet economy used much of its resource in maintaining a nuclear and a military assertion and the development of its satellite state. तो वो कहाँ पर यूज हो रहा था? या तो मेंटेनिंग न्यूक्लियर पावर में, मिलिट्री पावर में, और टू डेवलप सैटेलाइट स्टेट्स। तो सैटेलाइट स्टेट्स को डेवलपमेंट करने में ज्यादातर पैसा उनका लग रहा था। तो इस वजह से वहां के जो लोग थे, स्पेशली बाल्टिक, बेलन और यूक्रेन के जो लोग थे, वो बहुत ज्यादा इस चीज से विरुद्ध हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। तो उन्होंने एक रिवोल्ट यहाँ पर किया। रिवोल्ट का मतलब विरोध किया कम्युनिस्ट पार्टी का। पर अब की बार मिखाइल गोर्बाचेव ने इस विरोध को सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं, और ना ही उन्होंने अपनी रेड आर्मी विरोध को सप्रेस करने के लिए भेजी। उनका कहना था कि लोगों को विरोध करने दो, उन्हें थोड़े बहुत डेमोक्रेटिक राइट्स हमें देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं देंगे तो लोग जो है वो बेचैन हो जाएंगे और वो भड़क जाएंगे। इसीलिए वो चाहते थे कि लोगों को थोड़े बहुत राइट्स मिले। तो जो गोर्बाचेव की ये जो पॉलिसी थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्मर की, जो लोगों को डेमोक्रेटिक पावर प्रदान कर रही थी, दे रही थी, इससे वहां की पार्टी के कुछ लीडर्स जो थे वो असंतुष्ट थे। वो इस बात का विरोध करते थे कि गोर्बाचेव लोगों को डेमोक्रेटिक पावर्स क्यों दे रहे हैं, उनको छूट क्यों दे रहे हैं, या उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में ये सुधार क्यों किए हैं, क्योंकि उससे पार्टी की पावर जो थी वो कम होती जा रही थी। तो इससे क्या हुआ, जो पार्टी के हार्ड लाइनर थे, हार्ड लाइनर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम बोलते हैं, जो गोर्बाचेव मिखाइल के सुधारों का विरोध कर रहे थे, उनको हार्ड लाइनर बोलते हैं। इनको गुस्सा आया। इन्होंने सोचा कि अगर ये होता रहेगा, लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टी पावर मिलती रहेगी, तो धीरे धीरे हमारी जो सत्ता है वो हमसे छिन जाएगी। इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और मिखाइल गोर्बाचेव का साथ विरोध किया, उनके द्वारा किए गए सुधारों का विरोध किया। और क्या हुआ, एक बार मिखाइल गोर्बाचेव छुट्टी के लिए गए। जब वो वहां से लौटे तो इन हार्ड लाइनर ने उनसे कहा कि या तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर करके जितने भी सुधार अपनी पार्टी में किए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में, उन सबको वापस ले लो, या फिर आप यूएसएसआर की से रिजाइन दे दो। ये जो जनरल सेक्रेटरी था यूएसएसआर में, इसकी जो पावर थी वो
प्राइम मिनिस्टर की तरह होती थी। जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री की पावर होती है, वो सब यूएसएसआर में जनरल सेक्रेटरी की होती थी। तो वो चाहते थे या तो वो रिजाइन दे दे यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी से, या जितने भी रिफॉर्म्स उन्होंने पार्टी में किए हैं वो सब लोगों में किए हैं उन सबको वापस ले ले। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव इस बात के विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो हार्डलाइनर ने क्या किया, एकदम से तख्ता पलट कर दिया। अ कूप टुक प्लेस इन 1991 बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। तो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स जो थे उन्होंने 1991 में तख्ता पलट कर दिया। क्योंकि ये अगस्त में हुआ था इसीलिए इसको अगस्त कूप भी कहा जाता है। ठीक है, अगस्त कूप। तो जब पार्टी के हार्डलाइनर ने तख्ता पलट करने की कोशिश करी, उन्होंने खुद ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। जब मिखाइल गोर्बाचेव ने मना कर दिया तो खुद ही इमरजेंसी डिक्लेयर करके तख्ता पलट मतलब पार्टी को हटाने की या फिर मिखाइल गोर्बाचेव को हटाने की कोशिश की, उनका विरोध करना शुरू कर दिया और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो यहाँ पर एक उभरते हुए हीरो नजर आए जिसका नाम था बोरिस येल्सिन। इन्होंने इस तख्ता पलट को होने से रोकने की कोशिश करी, और क्योंकि लोगों को यहाँ पर अब कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सारी डेमोक्रेटिक पावर्स मिल रही थी, उन पार्टी में सुधार हो रहे थे, इसीलिए लोगों ने बोरिस येल्सिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो ये यहाँ पर एक हीरो की तरह उभर कर आए। तो बोरिस येल्सिन इमर्ज्ड एज नेशनल हीरो की तरह उभर कर पार्टी के सामने आए, अपोज द कूप, और उन्होंने कूप का विरोध किया। उन्होंने मना किया कि तख्ता पलट नहीं होनी चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हटनी चाहिए। तो इसका लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया और ये एक बड़े हीरो की रूप में उभर कर सामने आए। Power began to shift from Soviet centers to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union. अब इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, बहुत सारे सोवियत सेंटर्स टू द रिपब्लिक, सोवियत की जो पावर्स थी वो रिपब्लिक स्टेट्स जो थी, वेस्ट के जो स्टेट्स थे यहाँ पर, जैसे यूक्रेन हो गया, बाल्टीन हो गया और एस्टोनिया हो गया, रशिया हो गया, ये सब रिपब्लिक स्टेट्स जो थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। और ये पूंजीवादी लोग थे, ये चाहते थे कम्युनिस्ट पार्टी का एंड हो और कैपिटलिज्म का ये सब सपोर्ट करते थे कि अब हमें कैपिटलिज्म चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिज्म नहीं चाहिए। तो ये सब कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कर रहे थे। रिपब्लिक स्टेट्स कौन थे? जो रशिया के ईस्ट में थे, जैसे एस्टोनिया हो गया, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईस्टर्न यूरोप डेवलप्ड, ये सब क्या थे? काफी डेवलप्ड कंट्रीज थी, बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी रशिया के पार्ट में। तो इन्होंने धीरे धीरे एक एक करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। और ये रिच पार्ट था रशिया का। और दूसरा जो पार्ट था सेंट्रल पार्ट, हाँ, और एक और बात, ये जो थे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में डेमोक्रेटिक पार्टी थी, और ये लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुके थे। तो इनसे ये लोग काफी इंस्पायर थे, इनकी डेमोक्रेसी से और साथ में इनके मॉडर्नाइजेशन से। तो इसलिए इन्होंने धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। अब सेंट्रल पार्ट जो था रशिया का या यूएसएसआर का, वो था कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कायगिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब जो थे ये काफी पुअर कंट्रीज थी, मतलब गरीब देश थे। तो ये रशिया से अलग नहीं होना चाहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी से अलग नहीं होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि रशिया जो मेन पार्ट था यूएसएसआर का, उनसे इनको काफी सपोर्ट मिल रहा था। पहली, दूसरी बात ये कि ये सारी मुस्लिम या जैव्स कंट्रीज थी, या फिर धर्म मुस्लिम या जैव्स लोग रहते थे, और यहाँ पर सारे गोरे लोग रहते थे, वेस्टर्न पीपल। तो ये सब रिश्ते तो थे ही, साथ में इनके विचार, कल्चर सब अलग थे। यहाँ के लोगों का कल्चर अलग था, वहां का अलग था। तो ये लोग आपस में मेल नहीं खाते थे।
ये काफी रिच कंट्री थी, ये सारी पुअर कंट्रीज थी। तो ये चाहती थी कि रशिया के साथ इनका सपोर्ट रहे ताकि उनकी स्थिति में सुधार रहे। तो ये जो है ये रशिया से अलग नहीं होना चाहिए थे, और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया था वो उनसे अलग होना शुरू कर दिया। जैसे अगर हम बात करें, ब्रिटेन जो था यो यूरोपियन कंट्री के अंदर था, लेकिन जब इसको लगा कि सारा पैसा मैं लगा रहा हूँ यूरोपियन कंट्री में यूआर के अंदर, लेकिन मुझे उतनी बेनिफिट नहीं हो रहा है जितना वो पैसा मिला रहा है, इसलिए उसने अपने आप को यहाँ से अलग कर लिया। सेम हुआ था यूएस के साथ। यूएस अपनी पूंजी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में लगा रहा था, लेकिन उसको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो ये भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अलग हो चुका था। तो इसीलिए रशिया का वेस्टर्न पार्ट जो था वो बहुत ज्यादा डेवलप था, मॉडर्नाइज था, तो वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था। अब दिसंबर 1991 अंडर लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन, 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन डिसबैंडेड इट। तो यासिन, जो अभी पीछे हमने नेशनल हीरो की बात की थी, वो उसी के सपोर्ट में रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन, ये जो 3 मेजर स्टेट्स थे ऑफ यूएसएसआर के, उन्होंने अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी से डिसबैंड कर लिया, मतलब अलग कर लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड, और इन सब कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो पूरी तरह से बैंड हो गई। और क्योंकि ये लोग कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को एडॉप्ट कर लिया। तो उससे क्या हुआ, ये जो कंट्रीज थी ये कैपिटलिज्म हो गई और डेमोक्रेटिक हो गई। अब कैपिटलिज्म हो गई, डेमोक्रेटिक हो गई, पॉलिटिक और कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ से एंड हो गया, तो ऑब्वियसली कोल्ड वर्ल्ड वॉर का एंड होना ही था। क्योंकि कोल्ड वर्ल्ड वॉर किस लिए चल रहा था, यूएसएसआर और किसके बीच में था, यूएस के बीच में। क्यों? क्योंकि यूएस जो था वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, यूएसएसआर कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था। जब यूएसएसआर की कंट्री ही ने कैपिटलिज्म फॉलो कर लिया और कम्युनिस्ट पार्टी को वहां डिसबैंड कर दिया, तो कोल्ड वर्ल्ड वॉर का एंड तो अपने आप होना ही था। तो इस वजह से जब कोल्ड वर्ल्ड वॉर का जो इन दोनों के बीच में यूएसएसआर के लिए आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहा था कोल्ड वर्ल्ड वॉर में कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट के बीच में, वो अपने आप ही खत्म होना था। तो इस तरह से कोल्ड वर्ल्ड वॉर वहां पर खत्म हो गया और रशिया जो था वो सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर बना, क्योंकि रशिया के पास ही मेन न्यूक्लियर पावर थी, सबसे ज्यादा पावर रशिया के पास थी। इसीलिए नए यूएसएसआर का जो सक्सेसर था वो कौन बना, रशिया ही बनी। और इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ इनहेरिटेड वो इन्होंने अपना ली। तो ये था टॉपिक आपका मिखाइल गोर्बाचेव एंड इंटीग्रेशन। होप यू अंडरस्टूड।